हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेंद्र एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूपी बोर्ड 2022 के लिए 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 10 इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि आपको इन्हीं प्रश्नों में से 100% आ सकता है, यानी 100% एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो मैंने वे प्रश्न लिए हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं और वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सिर्फ वे ही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो वीडियो तैयारी कीजिएगा और इन्हें प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दहली आवृत्ति क्या है। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 19, 17, 11, 7, 5, 20 और जी 14 और 13 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दहली आवृत्ति क्या है। तो देखेंगे कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश के धातु में कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तो यह क्या कहलाता है? दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं आप, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। क्या है तात्पर्य? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2019, 18, 16 और 14 और सब में पूछा गया है। देख सकते हैं 11, 10, 9, 8, 6, 5 में पूछा जा चुका है। तो आज ये सिर्फ परिभाषा देखते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वह क्या कहलाती है? धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। ये न्यूनतम ऊर्जा क्या है? इसे प्रदर्शित करेंगे किससे? W से। यानी W बराबर क्या होगा? H/V0, जहाँ V0 क्या होता है? V0 बराबर क्या होता है? C/λ0। तो हम क्या लिखेंगे कि V0 की जगह क्या लिख देंगे हम? C/λ0। तो सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर HC/λ। वेरी इंपॉर्टेंट है। कई न्यूमेरिकल इसी प्रश्न से यानी इसी सूत्र से पूछे जाते हैं। इस पार्ट में जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस सूत्र से बनते हैं। इसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं 17, 16, 15, 13, 12 में पूछा जा चुका है। तो याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। यानी यूपी बोर्ड 2022 के लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यूपी बोर्ड 2022 के लिए जितने भी क्वेश्चन बने हैं इनमें से बन सकते हैं आपके लिए। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब किसी, यानी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी किसी धातु की पृष्ठ से जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 19, 16, 14, 15, 13, 12, 11, 9, 7, 5 में पूछा जा चुका है और 2022 में भी पूछा जाएगा। कोई परिभाषा देखेंगे कि व्यतिकरण क्या है। तो कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें आयाम समान हो, जिनकी का आयाम क्या हो? समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, यानी एक साथ निकलती हैं,
तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। क्या होती है? अलग अलग तीव्रताओं के वजह से क्या होती है? भिन्न। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम अथवा लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जब कोई दो तरंगें एक समान आवृत्ति की तरंगें जब एक माध्यम में संचरित होती हैं तो वो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन बिंदुओं के अलग अलग तीव्रताओं के योग के से भिन्न होती है। यानी कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य हो जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों के इस अध्यारोपण को क्या बोलते हैं, या इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है फैराडे के वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो ये देख सकते हैं, जितना कह सकें उतना कम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। ठीक है, वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम यानी दोनों नियम जितने होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? कितने नियम है? फैराडे ने दिए 2 नियम। तो पहले नियम की बात करें हम तो पहला नियम क्या कहता है? किसी कुंडली से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया? E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर d∅dt के समानुपाती होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है यानी E वो किसके समानुपाती होता है? किसके? d∅dt के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी समानुपात में होता है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत वाहक बल E बराबर di/dt के समानुपाती होता है। यानी किसमें? माइनस के समानुपाती, ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ऋणात्मक दर के समानुपाती। अगर बात की जाए यदि कुंडली में क्या हो? यदि कुंडली में कोई कुंडली है जिसमें n फेरे हों, तो क्या होगा? तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो क्या होगा? E बराबर माइनस n d∅/dt। क्या होगा? d∅/dt ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला नियम देखते हैं क्या कहता है अगला नियम। अगला नियम तो आप जानते हो क्या है? लेंज का नियम। कि द्वितीय नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। यानी किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है? सदैव ऐसी होती है कि उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे लेंज का द्वितीय नियम कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है ओम के नियम को लिखिए। यानी प्रश्न है ओम का नियम क्या है? तो आप देख सकते हैं कि ओम का नियम आप खुद जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना IMP यानी इम्पोर्टेंट होता है, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। तो देखिए क्या है ओम का नियम, जानते हैं ओम का नियम क्या है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब स्थिर रहे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। यानी कह सकते हैं आप कि जो भी होता है वो समानुपाती होता है किसके? I के। अगर हम भी समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या होगा? RI होगा। अगर बात की जाए कि अगर इसे और लिखें तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। क्या हो जाएगा? V/I यानी I। जहाँ R की बात करें, जहाँ R क्या है? एक नियतांक है। R क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? नियतांक है जिसे R के चालक के वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक नियतांक है जहाँ R की बात करें एक और कि एक वैद्युत प्रतिरोध है। R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। जहाँ R एक नियतांक है लेकिन R को क्या बोलते हैं? एक वैद्युत प्रतिरोध। तो आइए हम जानते हैं वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत प्रतिरोध को भी जानते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा
किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के प्रवाह में क्या होता है कि चालक में प्रवाहित धारा के बीच में जो अवरोध डाला जाता है, जो रुकावट डाली जाती है, वो क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। बात की जाए तो हमने सूत्र देख लिया क्या है। R बराबर क्या होगा भाई? R बराबर क्या होगा? V/I। कोई चालक है और एक बैटरी लगी है, उसमें प्रवाहित धारा, उसके बीच डाली गई रुकावट को क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। अगर बात की जाए मात्रक की, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। या हम एक और बात की जाए कि वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होगा। क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर भी क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होगा। अगर बात की जाए कि विमा की, तो विमा लिखने के लिए आ जाए तो देख सकते हैं विमा होगी इसकी ml² T-3a-1। कैसे? आप देख सकते हो कि जो R होता है यानी V/I, क्या है? V/I, और V/I है, ठीक है, V/I है। V की विमा क्या होती है? V क्या होता है? W/Q, और W यानी कार की होती है ml² T-2। क्या होती है? ml² T-2। और आवेश की क्या होती है? AT। क्या होती है? AT। अगर हम इन सबको ऊपर पहुंचाएं यानी m की तो m ही रहेगी, L हुआ L², T कितना है ऊपर? कितना है? 2। एक और ए जाएगा माइनस का तो कितने हो जाएंगे? 3। माइनस कितने हो जाएंगे? 3। और ए भी ऊपर जाएगा तो ए माइनस का हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाती हैं तो कितना हो जाता है? ml² T-3a-1। तो ये हमारी विमा हो जाएगी। प्रतिरोध की मात्रा हो गया ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? तो बायो-सेवर्ट में अब देखेंगे देखिए क्या है। बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। यानी किसका ज्ञात करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। मान लीजिए एक चित्र है, यहाँ पर एक धारावाही चालक क्या है? X है, इसकी लंबाई क्या है? डेल्टा L है, और इससे किससे? R दूरी पर, एक मध्य बिंदु कह सकते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पर O है। मध्य बिंदु क्या है? O है। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, ठीक है। क्या है? एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा B ज्ञात करना है। बिंदु P है, यही बिंदु P है, हमें ज्ञात क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। यानी देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर कि माना कि XY एक चालक तार है, एक X और Y पूरक है, एक चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसमें हम क्या बह रही है कि धारा I एम्पियर की धारा बह रही है। मान लीजिए क्या है? इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है। इस कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक से R दूरी पर एक बिंदु P है, चालक से R दूरी पर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर भी R दूरी, यहाँ पर भी R दूरी पर एक बिंदु पे है, क्या है? P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब बात की जाए कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B यानी कैसे? DB के लिख दो कि DB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहली बात की जाए, देख सकते हैं पहला हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जो डेल्टा B होता है वो समानुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा I की, ठीक है। और देखते हैं अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी डेल्टा B होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है डेल्टा NDL की। फिर देखें अगला तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र DB अल्पांश तथा धारा के ए बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी क्या होता है? DB समानुपाती होता है किसके? थीटा के। किसके? थीटा के। यानी इसके कौन से कोण? इसके बीच बनने वाला कोण कौन सा है? थीटा है, ठीक है। इसकी थीटा यानी कह सकते हैं, देखो एक क्या लिखेंगे? साइन थीटा की, साइन थीटा के
समानुपाती होता है। फिर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में डेल्टा बी यानी डी बी अल्पांश तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो डेल्टा बी होता है यानी डी बी व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² की, किसके, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। इन सबको एक और चौथा, 4 समीकरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और एक चौथा है और पहला था। अब बात की जाए चारों समीकरणों को मिलाने पर, क्या लेंगे, चारों समीकरणों को मिलाने पर, यानी जो डेल्टा बी था समानुपाती था किसके, आई डी एल साइन थीटा बटे r², यानी इतने सबके इनके देख सकते हैं साइन थीटा के सबको हमने गुणा में एक जैसा लिख दिया। फिर अगर हम चिन्ह हटाएंगे किसका, जो समानुपाती का था उसे हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, μ0/4π, क्या आ जाएगा, 0/4π इंटू क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा बटे r², ये आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र कहलाएगा, यानी बायो-सेवर्ट का नियम कहलाएगा। अब बात की जाए और आगे पढ़ते हैं, जो μ0 है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, क्या है, निर्वात μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अगर बात की जाए इसका मान, इसके मान की बात की जाए तो मान क्या होता है, μ0 का मान क्या होता है, 4π गुणे 10 की घात माइनस के क्या होता है 7, 10 की घात माइनस के 7। अगर बात की जाए विमा की, तो विमा क्या होती है चुंबकशीलता की, तो mL-T-2 और A-2, यानी बात करें से इसके μ0 का मात्रक की बात भी करें तो क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इस कारण इसकी विमा क्या होगी, mL-T-2 A2, यानी कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी। अगर बात और आगे देखी जाए कि विमा अगर आपको निकालना नहीं आता तो विमा निकल ही आएगी, ठीक है, लेकिन याद कर लीजिए क्या होगी कि विमा हो जाएगी विमा, ठीक है, मान क्या हो जाएगा 4π गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर, और देख रहे हैं न्यूमेरिकल भी बहुत बनेंगे इससे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि व्यतिकरण विवर्तन में अंतर कई बार पूछ लिया जाता है। तो व्यतिकरण क्या होता है, देखिए आप कि व्यतिकरण विवर्तन में अंतर देते हैं। तो व्यतिकरण दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। यहाँ क्या होगा, विवर्तन की एक ही तरंगदैर्घ्य यानी तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगों के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। इसमें तीसरा देखेंगे कि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रेंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रेंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रेंज के दोनों ओर से घटती जाती है, ठीक है, घटती जाएगी। फिर अगला है कि व्यतिकरण फ्रेंजों की चौड़ाई साधारणता समान हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। विवर्तन फ्रेंजों की कभी भी समान चौड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब किसी भारी नाविक पर, क्या होता है, भारी नाविक पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लीजिए कि जब किसी भारी नाविक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन का संघट करते हैं यानी बौछार करते हैं, तो वह नाविक लगभग 2 या 2 से अधिक भागों में टूट यानी छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार भारी नाविकों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जैसे देखेंगे ये हो गया समीकरण कि जो एन क्या है, एक न्यूट्रॉन है, ये क्या है, यूरेनियम क्या है, एक नाविक है। जैसे पर किसकी न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर कितने भागों में टूट जाएगा, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन में टूट जाएगा और कुछ मात्रा में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। यानी एक क्वेश्चन और पूछा था कि यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालने के आ, तो ये क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, नीचे क्या है जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर ये बना होता है, न्यूक्लियन कहलाते हैं।
अगर प्रश्न निकालने के लिए आ जाता है कि प्रोटॉन की संख्या बताइए और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो ये क्या है, ये 56 क्या है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन, यानी इसकी बात करें तो क्या है 56 क्या है, प्रोटॉन। और इसमें न्यूट्रॉन की बात करनी हो तो प्रोटॉन में से माइनस कितने, जो जो कहेंगे क्या है, वो टोटल क्या न्यूक्लियन कहलाते हैं। इसमें से क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या यानी क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं। न्यूक्लियन मतलब समझे, न्यूक्लियन में दोनों होते हैं। न्यूक्लियन मतलब इसमें भी न्यूट्रॉन है और प्लस क्या है, प्रोटॉन है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बने न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन में से प्रोटॉन घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो न्यूट्रॉन निकल आएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होगा, हम 144 से क्या घटाएंगे, 56 घटा देंगे, तो जितना ही बचेगा वो क्या होंगे, आपके न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।